चाइनीज लोन ऐप्स के जाल में फंसता भारत। अमित शाह ने चीन को याद दिलवाई नानी। भारत ने अब ड्रैगन की निकाली हवा। इस बार टिकटॉक के बाद और चीनी ऐप्स को किया बैन। चीन में भारत के इस एक्शन से मचा हड़कंप। मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक देख के जिनपिंग को लगा शौक। भारत के जमीन पर अब चीन की नहीं चलेगी दुकान। तो दोस्तों, चीन का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप साफ तौर पर उसके बारे में कुछ बेहतर तो सोच नहीं रहे होंगे। हालांकि सही भी है, क्योंकि इस जैसे कुंठित और दुष्ट देश को कोई दूसरा इसके बारे में सोच ही क्या सकता है। दुनिया को अपनी जागीर समझने वाला चीन अपनी खराब महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसा कोई छोटा देश नहीं है जिससे उसे अपने जाल में ना फंसाया हो, उसे अंदर से खोखला ना किया हो या फिर उसे खोखला करने का प्रयास ना किया हो। अफ्रीकी देश और पाकिस्तान तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन ये दुष्ट राष्ट्र भारत को भी अपने बुरे कामों से तंग करता आया है। चीन सीमा पर अपनी करतूतों के लिए तो सबकी नज़र में है ही, लेकिन उसके अलावा देश के अंदर तक इसकी जड़ें फैली हुई है। आइए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले चीन में बैठे तेलंगाना पुलिस के भगौड़े माइकल जिन डी के इशारे पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। अवैध रूप से रहने वाले चीनी नागरिकों और चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करके छोड़कर भारत लौटे रवि नटवरलाल और बाकी आरोपियों के गठजोड़ से बिना अनुमति और लाइसेंस के नोएडा के सेक्टर 63 में मोबाइल स्क्रैप की फैक्ट्री संचालित की थी। इसमें कर्मचारियों की मदद से पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से चिप और आईसी निकालने का काम किया गया। इसमें कर्मचारियों की मदद से पीसीबी से चिप और आईसी निकालने के काम के चलते इसे ई वेस्ट के एक्सपर्ट पर प्रतिबंध के बावजूद करोड़ों चिप और आईसी हांगकांग के रास्ते चीन भेजे, जिसके बाद आरोपियों ने कॉल सेंटर चलाकर भी भारतीयों को चीनी लोन और ट्रेडिंग ऐप के जरिए फंसाकर धोखाधड़ी और वसूली की। हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए धन विदेश भेजा। कस्टम ड्यूटी की चोरी करके एक कंपनी की आड़ में कई कंपनी बनाकर 250 करोड़ का लेन देन किया। ये खुलासा एसटीएफ, पुलिस और कई एजेंसियों की जांच में हुआ था। इस मामले में 7 चीनी नागरिक समेत 15 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी थी। फिर एजेंसियों की जांच में सामने आया कि चीन में बैठा माइकल उर्फ जिन डी ने तेलंगाना मां के बशीराबाद साइबराबाद में चीनी लोन ऐप से वसूली का अवैध धंधा किया था। साल 2021 में वहां से काम बंद करने के बाद माइकल चीन चला गया और फिर आरोपी के इशारे पर अवैध रूप से रहने वाले चीनी नागरिक और उनके मददगार भारतीयों नोएडा के सेक्टर 63 में बिना अनुमति और लाइसेंस के ई वेस्ट का काम कर रहा था। रवि नटवरलाल, चीनी नागरिक जॉनसन और जू फाई समेत अन्य आरोपियों ने फर्जी ढंग से वीजा डेट को बढ़ाकर और दूसरे फर्जी पहचान पत्र बनाकर चीनी नागरिकों को नेपाल के रास्ते भारत बुलाया। फिर जू फाई की महिला मित्र ने नागालैंड निवासी पेट खनो ने चीन से अवैध रूप से आने वाले नागरिकों के नॉर्थ ईस्ट के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपने साथ गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में गाड़ी से घुमाती थी। वहीं उन्हें गाड़ी से नेपाल बॉर्डर तक छोड़कर आती थी। घरबरा स्थित अवैध अड्डे पर चीनी नागरिकों की मौज मस्ती, शराब, मसाज का भी पूरा प्रबंध किया जाता था। इसका पूरा कामकाज पूर्वोत्तर की एलन करती थी। आइए अब आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि ये फ्रॉड आखिर काम कैसे करता था। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। आपको लोन लेने की ज़रूरत है। कागजी कार्रवाई के लिए समय की कमी है। तभी आपके स्मार्टफोन पर एक पॉपअप आता है जो तुरंत और बिना किसी सवाल का जवाब लिए आपको लोन का ऑफ़र मिलता है। आप ऐप डाउनलोड करते हैं, साइन अप करते हैं और जैसा कि आप कई ऐप्स के साथ करते हैं, इसे भी डेटा ज़रूरी एक्सेस करने की अनुमति, सहमति दे देते हैं। अब आपको तुरंत ही पैसा भी अपने अकाउंट में मिल जाएगा। आपको लगेगा कि चमत्कार हो गया, लेकिन असली ट्रैप यहीं से शुरू होता है। आपको 1 सप्ताह के अंदर ही ऐप की तरफ से लोन की रीपेमेंट करने के मैसेज मिलने लगेंगे। चलिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है
कि जो रीपेमेंट आपसे मांगी जा रही है वो उस लोन के अमाउंट से 2 गुना या उससे भी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि गलती से आपको 2 गुने पैसे वापस करने का मैसेज मिला हो। ऐसे मैसेज आपको हर दिन मिलेंगे और हर बीतते दिन के साथ मैसेज की भाषा आपको सताने लगेगी। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, धमकी दी जाएगी कि आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और साथ काम करने वाले लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब बता दिया जाएगा। क्योंकि आप पहले से ही इस ऐप के बारे में सारी जानकारी शेयर कर चुके हैं, तो इनके पास आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट और तस्वीरें होती हैं। इन्हीं नंबरों और तस्वीरों का इस्तेमाल ये लोग सोशल समाज में आपकी पहुंच तक लेने के लिए लोन लेने वालों को इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा और उन्हें अपने जीवन का अंत करना पड़ा। यही वजह थी कि जांच एजेंसियों के साथ साथ सरकार को भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय की नज़र में है। दोस्तों, ऐसे में चीनी ऐप्स और उनके द्वारा किए जा रहे कर्ज संकट कितना गहरा है, अब केंद्र सरकार को खुद सामने आकर इस मामले पर एक्शन लेने पर विवश होना पड़ा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ रूप से उधार देने वाले ऐप्स के खिलाफ कानून एजेंसियों से तत्काल सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। साथ ही ऐसे चीनी ऐप्स यानी चाइनीज लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है। तो दोस्तों, अभी हाल के दिनों में चीन नियंत्रित संस्थाओं के जरिए उत्पीड़न, ब्लैकमेल और वसूली के कारण आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस पर गृह मंत्रालय ने अपनी जांच में पाया कि ये एक संगठित साइबर अपराध है, जिसे डिस्पोजेबल ईमेल, वर्चुअल नंबर, फर्जी खातों, शेल कंपनियों, भुगतान एग्रीगेटर्स, एपीआई सेवाओं, क्लाउड होस्टिंग, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद अब मोदी सरकार ने राज्यों को आदेश देते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे सभी जिलों में इस तरह के ऐप का उपयोग करने के जोखिमों के खिलाफ उन जागरूकता फैलाएं। ऐसे में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड के समय से ही चीन के नियंत्रण वाले कई कर्ज देने वाले चीनी ऐप्स लोगों को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार भी हुए हैं। ऐसे ऐप्स लोगों को कई तरह के लालच देते हैं। उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण देने की बात कही जाती है, उन्हें अपने छलावे में फंसाया जाता है और जब लोग लोन ले लेते हैं और फिर इन कंपनियों की नौटंकी शुरू हो जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनसे वसूली की जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है और नतीजा ये होता है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये चीनी ऐप्स भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं करते हैं और धड़ल्ले से ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।